आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफेट लेक्चर 89। आज के लेक्चर में हमारे दो टास्क हैं। एक, कल जो हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ा था उसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन और केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा आज हमने टॉपिक कवर करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इजी टॉपिक है, इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जाहिर है कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो दो काम आज के लेक्चर में हम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था उसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी और केस स्टडी भी। और दूसरा नया कंसेप्ट कौन सा हम कवर करने जा रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। गलती ढूंढ के लानी है। हाँ, क्या क्या गलती ढूंढ के लाए वो? हाँ बिल्कुल, वो था इश्यूएंस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा है ये? बिल्कुल, ये एक टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 में वो कह रहा है इफ सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्ड बिफोर, उसके आगे लिखा इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काट के लिख दीजिए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट तक होता है ना, इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं होते। लीजिए भैया, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? ये सब जी क्वेश्चन सामने अब ढूंढने बैठ गए, अब बाद में जब मिल जाना फिर पूछ लीजिएगा जी। मॉडिफिकेशन में कल ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया था कि समटाइम हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई है। रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन थी ना, मैनेजमेंट कहती है, रिप्रेजेंटेशन क्या देती है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई है, सिवाय एक इशू के जिसमें एक नॉन कंप्लायंस पे लॉस थी, वो हमने उसकी कोई प्रोविजन वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। हालांकि आईएफआरएस कहता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करें जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब अगर ये रिप्रेजेंटेशन दे मैनेजमेंट हमें, तो क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? हमने ये स्टडी किया था कि एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन जिस इश्यू की उसने एक्सेप्शन डाली है रिप्रेजेंटेशन में, उसका इफेक्ट हम देखेंगे हमारे ओपिनियन पे क्या है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन होगी। जैसे अगर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब ये मिस स्टेटमेंट है, हमें ओपिनियन अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन कोई मिस स्टेटमेंट के केस में भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन के केस में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम उनसे ये भी कहते हैं कि बताइए कि आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी कि नहीं, वो कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी सिवाय उसके जो के जल गई है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन में उसने एक्सेप्शन दे दी, इसका भी हम इफेक्ट देखेंगे। अब ये स्कोप लिमिटेशन की तरफ जा रहा है। सर रिप्रेजेंटेशन जब हम ले रहे होते हैं, जैसे हमने रिवैल्यूएशन का एरिया चेक किया उसमें ले लिया साथ, तो एंड पे उसमें दोबारा क्वेश्चन का ये है कि सर जब रिटन रिप्रेजेंटेशन हम ड्यूरिंग द ईयर ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट, जैसे हमने रिवैल्यूएशन के जो प्रोसीजर परफॉर्म किए तो उस वक्त रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली हमने। जब रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर परफॉर्म किए उस वक्त रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली हमने। जब फ्रॉड के प्रोसीजर परफॉर्म किए यानी जो भी एरिया, एंड में रिप्रेजेंटेशन दोबारा क्यों ले रहे होते हैं? इसकी दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर बहुत सी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो हम ऑब्टेन तो करते हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं होती, वो ज़बानी कलामी हम मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं। और दूसरी रीजन, अगर वो रिटर्न हो भी तो हम ड्यूरिंग द ईयर जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं ना, वो रूटीन की जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, या ये रूटीन की मैनेजमेंट, उनसे ले रहे होते हैं। जबकि एंड में हम ये चाह रहे होते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, CFO वो हमें रिटर्न, हालांकि रिप्रेजेंटेशन वही होगी, लेकिन अब चूंकि हायर अथॉरिटी से ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हायर अथॉरिटी की तरफ जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिले वो हम समझते हैं कि उन्होंने ज़्यादा एहतियात के साथ हमें रिप्रेजेंटेशन दी होगी। वो मोर इंफॉर्मेटिव और मोर रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जो हायर अथॉरिटी पे होती है। इसीलिए ड्यूरिंग दी ऑडिट रिप्रेजेंटेशन लेने के बावजूद हम रिप्रेजेंटेशन एंड पे भी ऑब्टेन करते हैं, लेकिन याद रखें हर रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय ISA हो या नेसेसरी हो। सूरत छोटी मोटी रिप्रेजेंटेशन जो होती है उनको हम कहते हैं ठीक है, छोटे एम्प्लॉयज़ ने भी हमें बता दी तो कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन जी?
ये वॉल्यूम 1 का रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस करने हैं मैंने क्वेश्चन उसमें अगर आपका क्वेश्चन ये एड्रेस नहीं होता ना तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलें, तैयार है? अच्छा, इसी में फिर हमारी रिवीजन भी हो जाएगी एक तरह से, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी रहूंगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर का पर्पस क्या है जी? मेरे भाई बताइए, पर्पस क्या है जी? टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू सपोर्ट अदर एविडेंस। अच्छा, उसने लिखा है टू सपोर्ट अदर एविडेंस, यानी इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन सपोर्टिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है अलोन, अकेला। ये सपोर्ट का वर्ड, इसका मैसेज समझ आया ना? सपोर्ट के वर्ड में क्या मैसेज है? शाबाश। चले, ये 2 पॉइंट ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट आर कंसीडर्ड एज ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल भाई, एविडेंस तो होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता, लेकिन एविडेंस तो होता है ना। ये स्टेटमेंट मेरी समझ आ रही है? यानी हमने ऑब्टेन जरूर करना है क्योंकि एविडेंस है, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। यानी ये नहीं करना कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेके तो सारा ऑडिट खत्म कर दे, बाकी का एविडेंस ऑब्टेन ही ना करें। नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना तो चुटकियों में ऑडिट कंप्लीट हो जाए। हम मैनेजमेंट से एक ही रिप्रेजेंटेशन लेके आ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है, कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो कहीं सही बनाई है ये लो। तो रिप्रेजेंटेशन अगर सिर्फ इसी के ऊपर डिसीजन होना होता तो वो तो हमारा चुटकियों में ऑडिट हो जाता। रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमेशा उसके साथ आपको कोई ना कोई दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। कैन आई डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर? बेसिक एलिमेंट्स बताइए। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट लेटर हमने पढ़े हैं कभी? अच्छा, 2 स्टूडेंट कह रहे हैं पढ़े या 2 कह रहे हैं नहीं पढ़े? क्या मतलब? नहीं, मैनेजमेंट ये सॉरी ये एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर के एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। एलिमेंट से क्या मुराद होती है? उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कौन कौन सी एलिमेंट्स है? यानी रिप्रेजेंटेशन में हम किस किस चीज की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं? असम्पशन, एस्टिमेट्स, पहले बड़ी वाली बताया ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, रिलेटेड पार्टीज की, फ्रॉड की। अच्छा, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, कि मैनेजमेंट ने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए हैं। रिलेटेड पार्टी के हवाले से कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है? इसको लाइन की शक्ल में भी बता, स्टेटमेंट फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं ना, बुक में दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया बेसिक। इसमें कि 4 मार्क्स हैं, लाइन वाइज दे दे तो देखिए, डिस्क्राइब का वर्ड यूज कर रहा है ना, तो इसलिए बेहतर है कि सेंटेंस फॉर्म में लिखें। ठीक है, चाहे 5 लिख लें, 5-6 लिख लें, लेकिन लिखिए सेंटेंस फॉर्म में। अगर वो कहता है ना लिस्ट, तो फिर शायद हम उस तरफ जा सकते हैं। जी जी, इसमें कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं आप, जो रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है वो भी लिख सकते हैं, और जो डिटरमिन्ड एप्रोप्रिएट बाय ऑडिटर है वो भी लिख सकते हैं। कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, वो चलेगी। जैसे अगर वो हमसे पूछे एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तो रिक्वायर्ड वाले लिखें या कि वो जो मे वाले हैं वो भी लिख सकते हैं। कोई से भी लिख सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ा था ना एंगेजमेंट लेटर, उसी तरह सेम कंसेप्ट यहाँ पे। Briefly state the course of action which should be adopted by a firm if the requested written representation are not provided by a client. अब इसमें अगर क्वेश्चन को खींचना है तो पहले तो हम एक पॉइंट लिख देंगे कि we shall discuss with management and should convince them to provide written representation. ठीक है, कन्विंस करने नहीं, अब टू द पॉइंट बात करते हैं। नहीं तो ये स्कोप लिमिटेशन है। अगर अच्छा, उसने बताइए सिर्फ परवेसिव लिखेंगे कि मटेरियल परवेसिव दोनों डिस्कस करें, क्योंकि उसने रिप्रेजेंटेशन लेटर का वर्ड यूज नहीं किया। अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर का वर्ड यूज करता ना तो उसका मतलब होता पूरे का पूरा लेटर ही नहीं दिया, फिर वो सीधा परवेसिव होता।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का वर्ड यूज किया, इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशंस का, तो वो मटेरियल भी हो सकते हैं, परवेसिव भी हो सकते हैं। इफ मटेरियल क्वालिफाई, इफ परवेसिव, क्या इसमें वो बात लिखेंगे मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, डाउटफुल रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज? अच्छा नहीं सॉरी, हाँ 2 नंबर है, नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन हाँ 2 नंबर के साथ जरूरत है, लेकिन अगर 4 नंबर होते ना तो मैं लिखता, क्योंकि उसने पूछा हुआ कोर्स ऑफ एक्शन बताएं, उसने सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा। ये याद है रिक्वायरमेंट चैप्टर 4 में आपको सिखाई थी, अगर सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा होता तो फिर मैं रिपोर्ट के अंदर रहता, फिर बाहर की चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि उसके वर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है, मैं दूसरी चीजें भी डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया? मार्क्स को देख के। सिर्फ 2 नंबर है, 2 नंबर में इतना ही होता है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट, इवेल्युएट द अबव सिचुएशन। बताओ किस चैप्टर में से कौन सा कंसेप्ट है, लर्निंग कौन सा कंसेप्ट? कमेंट ऑन द मैनेजमेंट स्टैंस, मैनेजमेंट का स्टैंस, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे कमेंट करे, ठीक है कि नहीं? तीसरा वो गलत ही होगा, हाँ। एंड सजेस्ट द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू आइटर। तो फिर बताएं सही क्या है, बताएं सही क्या है, करेंगे क्या आप? तीन रिक्वायरमेंट्स उसने पूछी है, ये ध्यान में रखिएगा। तीनों को आपने लेदर द हेडिंग देके आंसर करना है। सबसे पहले इवैल्यूएट द सिचुएशन, समझ गया, उसने सुन भी लिया होगा। एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यारे भाई तवज्जो, पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यू हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या रिलेटेड पार्टी के बारे में रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है? अच्छा, अगर रिक्वायर्ड नहीं भी होती ना, ऑडिटर ने मांग लिया है तो फिर रिक्वायर्ड बन गई। चाहे रिक्वायर्ड नहीं भी है लेकिन ऑडिटर ने, आपने एग्जाम में ये नहीं कहा नहीं ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं, ऑडिटर ने बिला वजह रिप्रेजेंटेशन मांग लिया, ऑडिटर गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने रिक्वेस्ट, तो उसकी जजमेंट है ना, उसने जरूरी समझा रिप्रेजेंटेशन मांग ली, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे। अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, कह रहे मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द ऑडिटर हैज कैरीड आउट ए डिटेल्ड रिव्यू इन व्हिच नो अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस वर आइडेंटिफाइड, रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे कि ऑडिटर कैन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इफ डिटरमिन्ड नेसेसरी। ठीक है, यही सिचुएशन है ना जिसके ऊपर यही प्रवीण है, इसके ऊपर केस बनाया हुआ है उसने। रिलेटेड पार्टी का नहीं है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। हाँ जी, और आगे ये भी लिख दें कि ये रिक्वायर्ड है। फिर कह रहे कमेंट ऑन मैनेजमेंट स्टैंस, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हम कहेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में एविडेंस के साथ साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं। और रिक्वायर्ड बाय आईएसआर, रिक्वायरमेंट वाली बात अगर आपने ऊपर नहीं इस वाले पार्ट में नहीं लिखी तो इस वाले पार्ट में लिख दे कि ये रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है। हालांकि अगर ना भी होती फिर भी हम कहते हैं जरूर ऑब्टेन करनी है, लेकिन रिक्वायर्ड है तो हमारा जरा पॉइंट स्ट्रांग हो गया, उसको इंक्लूड कर दे। मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है और इसके बगैर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता। सजेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, पहले मैनेजमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। इफेक्ट दोनों डिस्कस करेंगे कि सिर्फ मटेरियल? दोनों डिस्कस करेंगे। इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, इफ परवेसिव। अच्छा बताइए, क्या अदर वो रिस्क वाली मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वाली बात आएगी? पक्की बात है, बिल्कुल। वो मार्क्स भी 6 लिख देते हैं, ज्यादा है मार्क्स, रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा है वैसे, लेकिन फिर भी उस ज्यादा होने के बावजूद भी लिख दें टू बी ऑन सेफ साइड। क्योंकि आपको रूल बताया था ना कि जब कभी आपको एम्बिग्विटी हो के पता नहीं ये पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना, तो लिख देना है, मार्क्स भी देना, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट चीज लिखनी है, इररेलिवेंट नहीं लिखनी। ये ना हो कि इसमें आप वो कहें अच्छा ज्यादा सर ने कहा ज्यादा, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है वो भी लिख दें, वो नहीं लिखना क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है ना। चाहे पॉइंट मिलते वो नहीं लिखना। रेलिवेंट चीज को ज्यादा लिखना है, इररेलिवेंट को नहीं लिखना। क्वेश्चन 7, इसी से के क्वेश्चन होते हैं लंबे जोड़।
रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्कस द एक्शन द ऑडिटर में टेक एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय द डायरेक्टर्स नॉट टू साइन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहां तक पहुंच के मुझे लगा कि नहीं बताएगा आगे, लेकिन फिर उसने इशू मसला बता दिया कि इसका मतलब है डायरेक्टर्स ने मना कर दिया होगा कि हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन नहीं करना। एहतियातन फिर भी हम केस पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन में कम से कम कंपनी का नाम वगैरह तो उसने बताया होगा, हम वो लिख देंगे। A suggested format of the letter of representation has been sent by the auditors to the directors of CW. ड्राफ्ट आ गया ना, नाम में क्या रखा है सुना नहीं? The directors have stated that they will not sign the letter of representation this year on the ground that they believe the additional evidence that it provides is not required by the auditor. डायरेक्टर्स कहने रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, हम कहेंगे नहीं ये रिक्वायर्ड है। पहली चीज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस है, दूसरी चीज हम उसे बताएंगे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बगैर, इसके बगैर होता ही नहीं है। और तीसरी चीज उसे धमकी देंगे कि ये मॉडिफिकेशन हो सकती है रिपोर्ट में। अगर इन बातों से वो कन्विंस हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, इफेक्ट सीधा परवेसिव। क्यों बोला? पूरे का पूरा लेटर ही साइन नहीं किया, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, फिर परवेसिव डिस्कस। और इंटेग्रिटी रिस्क वाली बात करेंगे, चले करेंगे। डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की बात नहीं करें तो ये मना कौन कर रहा है? तो डायरेक्टर्स कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स को ही तो कम्युनिकेट नहीं ना करना। दो चार भी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने वाली बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो तो उसमें कहते हैं जब मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी पे डाउट हो ना, फिर डायरेक्टर्स को, जब डायरेक्टर्स ही की कॉम्पिटेंस तो वो मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। बहरहाल अगर आप समझते हैं कि नहीं, जिन डायरेक्टर्स ने इनकार किया ये कोई और है और बाकी कोई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो कंसेप्ट हमारे कैप में नहीं है, सीफैप में है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैंडलिंग कर रही हो, बाकी के डायरेक्टर्स ना हो, तो आप दूसरे डायरेक्टर्स को कह सकते हैं। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टू डायरेक्टर्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बेहतर है ना ही लिखे तो अच्छा है। डायरेक्टर्स कहे तो विड्रॉल वाला पॉइंट आ सकता है, यस आ सकता है, वो लिखना है। जब भी हम कहते हैं इंटेग्रिटी वाली बात लिखनी है, रिस्क वाली बात लिखनी है, तो उसका मतलब यही होता है इंटेग्रिटी के आगे चल के विड्रॉल भी आता है, विड्रॉल वाली बात भी लिखेंगे। लेकिन साथ में ये भी लिखेंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, क्योंकि ये तकरीबन ऑडिट का एंड है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, लेकिन हम लिख देंगे, इफ पॉसिबल प्रैक्टिकल, विड्रॉल के साथ इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल वाली बात लिखते हैं ना। भाई सीए की नहीं गलत बता रहे हैं, सीए की अटेम्प्ट तो हर 6 महीने बाद आ जाती है, आपको पता नहीं कोई और हाथ लगे ना लगे। क्वेश्चन है व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द ऑडिटर टेक if he doubts the reliability of management representation due to its inconsistency with other evidence। inconsistency with evidence, अब ये कौन सा वाला केस आया? रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, तो इसमें तो स्कोप लिमिटेशन होगी। इनकंसिस्टेंसी में स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, पक्की बात है, तो क्या था फिर? विड्रॉल करेंगे, इसमें विड्रॉल वाली बात नहीं करेंगे, रिस्क वाली बात करेंगे, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वाली बात करेंगे, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट वाली बात करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। विड्रॉल वाली बात करेंगे, ठीक है। One of the objective of obtaining written requirement specify the situation which may create doubt as to reliability of written representation। बताओ कौन सी सिचुएशन में रिटन रिप्रेजेंटेशन पे डाउट क्रिएट हो सकता है? जब रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो या जो बंदा रिटन रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो सही ना हो, उसकी कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी नहीं। जब रिटन रिप्रेजेंटेशन उसने दी ही नहीं फिर डाउट क्रिएट नहीं होगा। डाउट तो तब क्रिएट होगा जब रिटन रिप्रेजेंटेशन दी जाए।
जब रिटन रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तभी डाउट क्रिएट होगा ना। और वो दो केसेस में है, जब रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो या उसका जो झूठा बंदा है वो जो भी बात करेगा तो झूठी लगेगी ना। तो अगर उसकी कंपिटेंस इंटेग्रिटी पे डाउट है तो जो भी बात डायरेक्ट उस बंदे के मुंह से वो भी डाउटफुल होगी। या अगर हमें पता नहीं है कि वो झूठा है कि सच्चा है, लेकिन उसने जो बात की वो कुछ हो रहा है और दूसरा बंदा कोई और कह रहा है, फिर भी दोनों सूरतों में इनके प्रोसीजर मिलते जुलते हैं। एक फर्क है, एक फर्क कह रहा है क्या एक्शन, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड द राइटर टेक। याद रखिए दोनों सिचुएशन कवर करनी है हमने, दोनों सिचुएशन। पिछले वाले क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बता रहा था, एक में उसने कहा इनकंसिस्टेंसी है, यहाँ पे हमने दोनों सिचुएशन कवर करनी है क्योंकि दोनों सिचुएशन डाउट क्रिएट कर रहे हैं। जब इनकंसिस्टेंट है तब ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और दूसरा जब मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी पे डाउट है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। दोनों का कोर्स ऑफ एक्शन मिलता जुलता है। एक फर्क, एक में डायरेक्टर्स को कहता है कम्युनिकेट करो, एक में नहीं। जब कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी का मसला आ जाए ना मैनेजमेंट जिस तो वो कहता है डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो और विड्रॉ करो। चलिए ये नहीं थैंक यू नहीं, अभी तो केस स्टडीज रहती हैं। जी कोई क्वेश्चन पूछना पूछे जरूर पूछे, वो क्वेश्चन आया ही नहीं। आपकी किस्मत भाई है। कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बता दे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या प्रॉब्लम है। इनिशियल रिपोर्ट इनिशियल साइन नहीं होते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइन होने के बाद डायरेक्टर्स की अप्रूवल हो रही है। इनिशियल वाली डेट नहीं होगी। हाँ जी, इनिशियल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और कंसेप्ट है, साइन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और इनिशियल और ऑडिट में फर्क पता है आपको। सॉरी, इनिशियल और साइन में फर्क पता है आपको। साइन का मतलब है कि आप पूरे साइन करते हैं जैसे चेकबुक पे, जैसे आईडी कार्ड पे, वो कंप्लीट साइन है। इनिशियल का मतलब है सिर्फ नाम के पहले हरूफ लिखना। वो फर्म के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए इनिशियल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इनिशियल साइन नहीं होते। इनिशियल साइन जब तक ऑडिट रिपोर्ट में सारी चीजें मौजूद है, साइन नहीं किए, साइन सिर्फ इनिशियल कर दिए, तो वो कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई, इनिशियल लिखने से साइन नहीं होते। ठीक है, वो फिर इनिशियल करते हैं क्यों भला, क्लाइंट को ये बताने के लिए कि सर हमारी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट है, ये 2-3 चीजें आपकी तरफ से नहीं आई, हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उसी वक्त साइन कर देते हैं। ठीक है, क्लाइंट को एक इंसेंटिव देने के लिए कि सर ये देखें ये रिपोर्ट तैयार है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट तैयार है। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपकी तरफ से पेंडिंग है, वो हमें प्रोवाइड कर दें, हम साइन कर देते हैं। हाँ जी, चल अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आवाज नहीं आ रही, लिखा हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिर रिक्वायर्ड में कह रहा है डिस्कस वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स। बताओ इन 1, 2, 3 इन 3 मैटर्स में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो मेरा तो कहना यह है कि जिस मर्जी मैटर में आ जाए स्कोप लिमिटेशन में और मिस स्टेटमेंट में रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, और इसके अलावा भी अगर रिक्वायर्ड बाय आईएसए नहीं है और छोटे मोटे मैटर है जिनमें जजमेंट्स फॉरन तो उसमें भी नहीं ऑब्टेन करता। चलिए अब ये इम्तिहान है आपका, जिसने लिस्ट पढ़ी होगी वही इसका जवाब दे सकेगा, जिसने लिस्ट नहीं पढ़ी हुई उसका जवाब नहीं दे सकेगा। कितने स्टूडेंट लिस्ट पढ़ गए हैं, शाबाश। You are the audit manager at Afzal Textile Mills Limited (ATML). While reviewing the draft financial statements and the working paper file, following matters have come to your attention. पहला,
there is a significant decline in the number of related parties and related party transaction. क्यों? रीजन भी बताएं। सोल्यूशन में रीजन लिखनी है कि नहीं लिखनी? लिखनी है। क्यों? रिक्वायर्ड बाय ISA। Second, during the year ATML has acquired 15% shareholding in Bashir Textile Limited, a listed company. इसमें दो इश्यूज हो सकते हैं। अगर तो ये 20% से ज्यादा होता ना, हम कहते हैं रिलेटेड पार्ट, लेकिन अभी भी आ सकता है क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने इसको करंट एसेट्स में लिखा होगा कि नॉन करंट में, जहां पे भी लिखा हो हम मैनेजमेंट से कहेंगे सर क्या आपकी इंटेंशन यही है? अगर उन्होंने करंट एसेट में हम कहेंगे सर इंटेंशन यही है कि बेचना है। अगर नॉन करंट है तो हम क्या कहेंगे? सर बताइए इंटेंशन आपकी यही है? तो मैनेजमेंट की चूंकि इंटेंशन, अब ये मुझे बताइए ये इशू रिक्वायर्ड वाली लिस्ट में है? नहीं है। तो फिर हमने अपनी जजमेंट से सोचना है कि खुद सोचना है कि क्या इसमें मैनेजमेंट की जजमेंट, मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो इन्वॉल्व है, तो इस पे रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, क्योंकि जो मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान होता है ना वो मैनेजमेंट के अपने माइंड में है, उसके लिए हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। तो यहां पे रिलेटेड पार्टी की वजह से नहीं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से कि मैनेजमेंट का इरादा शॉर्ट टर्म होल्ड करने का है कि लॉन्ग, उस वजह से रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि इट रिलेट्स टू मैनेजमेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट्स प्लान। सर चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या करंट एसेट्स में वो क्लासिफाई करें तो उससे कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोर्स ऑफ हम नहीं कोर्स ऑफ एक्शन हमने उनसे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है ना कि बताइए आपका इरादा जो क्लासिफिकेशन की उसके मुताबिक है कि नहीं है। सिमिलर कंसेप्ट वो टेस्ट करता है फिक्स एसेट में, कहता है फिक्स एसेट जो थे उसको अब मैनेजमेंट ने करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया और कहा हमने तो हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है, तो हम उससे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर। लेकिन याद रखें इवन इन सिचुएशन में भी हम रिप्रेजेंटेशन लेके चुप करके नहीं बैठ जाते हैं, एविडेंस फिर भी लेंगे। जैसे हमें बाद में पता चलता है लॉन्ग टर्म थी और मैनेजमेंट ने बेच दी है, तो इस एविडेंस को मैनेजमेंट के सामने ले जाएंगे, हम कहेंगे देखिए सर ये CFAB लेवल का एक क्वेश्चन था, उसमें उसने कहा कि फिक्स एसेट को बेचा, फिक्स एसेट को करंट एसेट में क्लासिफाई किया और मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दी, मैनेजमेंट ने कि हमने इसको हेल्ड फॉर सेल रखना है। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक बेचा नहीं है, अगर बेचा होता ना तो हम कहते ठीक है बेचा नहीं है, लेकिन एज ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दे दी, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया? उसने कहा नहीं भूल गए, मैंने कहा था हमेशा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ अदर एविडेंस भी होना है। हमने कहा इधर बिकी है ही नहीं तो अदर एविडेंस क्या होगा? उसने कहा देखो अखबार में इश्तिहार दिया कि नहीं दिया, देखो इस मशीन को बाकी की मशीनों से अलग रख दिया कि नहीं रखा। ऐसा तो नहीं कि विजिट करने गए और ये मशीन धड़ाधड़ चल रही है लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे और उस वक्त ये कहते हैं कि जी हमने हेल्ड फॉर सेल रखी। अगर हेल्ड फॉर सेल रखी हुई है तो उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए उस मशीन को इस्तेमाल करना, उसे और उसके लिए बायर्स को तलाश करने की जरूरत। कहता है ये चीजें तो आप देख सकते हो। तो याद रखें दुनिया का कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन पे हम कह दें कि ठीक है ये मसला, हमेशा अदर एविडेंस और जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा कंडीशन, वो देखना। 12 आगे चलते हैं। थर्ड, तो इसमें क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। सेकंड में थर्ड, ATML owns 6 buildings out of which 4 have been revalued during the current year while the remaining buildings would be revalued next year। अच्छा स्टूडेंट कहने लगा सर खुद ही तो बताया था रिवैल्यूएशन में रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। वो उस सूरत में होगी जब रिवैल्यूएशन सही सही करेंगे। अगर ये मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तब रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, ये मिसस्टेटमेंट है, कुछ की रिवैल्यूएशन करवाई कुछ की नहीं करवाई, इसमें रिप्रेजेंट तो पूरी क्लास की करते हैं, यही कलप रहा हूं, पूरी क्लास की करनी थी ना तो उसने पूरी क्लास की नहीं की, तो ये मिस स्टेटमेंट है। सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए तो मॉडिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है।
अगर 2 की जरूरत ही नहीं, करनी सिर्फ 4 की हो। ये सवाल अपने अकाउंटिंग के टीचर से पूछिएगा, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। ऊपर वाले अगर 20% से ज्यादा तो हाँ रिलेटेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं और क्लासिफिकेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में सिर्फ बताया ये मिसस्टेटमेंट है नीचे थर्ड वाला, उसमें ये नहीं बताया कि रिकॉर्ड क्लास को रिव्यू करना। सॉल्यूशन में ये नहीं बताया हुआ कि ये मिस स्टेटमेंट क्यों है, होल क्लास को रिवैल्यू लिख दे, नो प्रॉब्लम। जहां कहीं आप 50-50 हो, लिखना कि नहीं लिखना। सेकंड पॉइंट में जो शेयर होल्डिंग ली है, तो शेयर्स अगर लेने हैं इक्विटी ट्रांजैक्शन तो रिलेटेड पार्टी होती है, वो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन। हाँ, वो अगर रिलेटेड पार्टी, अगर वो ऑलरेडी के रिलेटेड पार्टी 20% से मजीद शेयर लिए, ये कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं हमें नहीं इन्होंने कहा सर इक्विटी, आपने तो बताया था रिलेटेड पार्टी वाले टॉपिक में जब कभी इक्विटी ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा रिलेटेड पार्टी होगी। मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये बताया था, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था रिलेटेड पार्टी के साथ जो इक्विटी ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी। वो जो एग्जांपल थी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की 5, उसमें था इक्विटी ट्रांजैक्शन। ये बताया था, ये नहीं बताया था कि वो हमेशा रिलेटेड पार्टी होगी। ठीक है जी, आगे चलें। ये क्या है? अच्छा ओके, हाँ ठीक है, ठीक खत्म नहीं अभी है। 2 रूटीन का था वो मैंने असेस करके उसको निकाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्वायर्ड वैल्यूएट द अबव सिचुएशन, कमेंट ऑन द, ये तो कर नहीं लिया, नहीं ये तो अभी किया नहीं था, नहीं वही है यही था ना। मैनेजमेंट ऑफ द रेसिस द ऑडिटर हैज कैरीड आउट डिटेल रिव्यू नो, वही है। केस 34 किस बात पे? अच्छा बताया फिर भी आपने नहीं आया, ढूंढा मैंने ही है, पहले मैंने ही आवाज लगाई थी, पहले किया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले कल्पा था मैं। देखो एनालाइज द अबव सिचुएशन या इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है? ढूंढो कौन सा, हाँ इसका मतलब ये होता है मैं नहीं बताऊंगा चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, कंसेप्ट कौन सा है, आप ढूंढोगे। हमने कहा ढूंढने के, हमने कौन सा सिलेक्टिव स्टडी की हुई है, सारा ऑडिट पड़ा हुआ है, अभी बताते हैं। हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर, इस मैटर में कैसे प्रोसीड करेंगे? यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। The following matters under your consideration. Asif Limited has made certain investments and has classified them as long-term investment. Investment की और long term. The management has also provided written representation in this regard. Management ने भी written representation दे दी कि हाँ जी ठीक है। अच्छा पता चल गया written representation का चैप्टर है। अब आगे उसमें से कंसेप्ट कौन सा है? कह रहे however before the finalization of financial statements the company disposed of some of the said investment. हमने कहा तो तुमने लिख के तो ये दिया था लॉन्ग टर्म है और अब बेच दिया। कौन सा केस हुआ? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एविडेंस एंड रिटन। तो सिचुएशन कौन सी हुई? एनालाइज द अबव सिचुएशन, दिस इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड अदर एविडेंस। ये इवैल्यूएशन हो गई। हाउ वुड यू प्रोसीड इन द मैटर? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सम टाइम हालात ऐसे बाद में चेंज हो सकते हैं, फौरी पैसों की जरूरत पड़ी हो, डिस्कस करेंगे। और अगर मुतमिन नहीं होते तो कोई अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं। यहाँ कौन से अल्टरनेट प्रोसीजर हैं? वो तो स्कोप लिमिटेशन के केस में होते हैं। ये स्कोप लिमिटेशन का केस है, स्कोप लिमिटेशन का केस नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का केस है। हमारा रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी डाउट, जो अदर रिप्रेजेंटेशन उसने दी है वो भी डाउटफुल।
जो बंदा एक झूठ बोल सकता है दूसरे झूठ भी बोल सकता है। जिसने हमसे इन्वेस्टमेंट में झूठ बोला वो इन्वेंट्री में भी बोल सकता है, वो डेटर्स में भी झूठ बोल सकता है। तो अदर रिप्रेजेंटेशन भी इफेक्ट होंगी। क्यों अदर रिप्रेजेंटेशन क्यों इफेक्ट होगी? जो बंदा एक दफा झूठ बोल सकता है बार बार बोल सकता है। बट क्लियर हो गया? आगे वो कहानी ठीक है, विड्रॉल रिस्क वगैरह। बस ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस। मजीद किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। कंसेप्ट जी नहीं ज्यादा नहीं लिखा, पूरा चैप्टर। अच्छा मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपने मुझे बताना कौन सी चीज पहले पढ़ी हुई है कौन सी नहीं है। चैप्टर के एंड पे, ये आज के लेक्चर के एंड पे क्या बताना है? अच्छा भाई पे ट्रस्ट नहीं करते आप ये समझ रहे हैं? भागम भाग आपको वो असूल नहीं बताया, वो पहाड़ का असूल बताया था ना, पहाड़ वाला। हाँ ये पहाड़ ये है, इसका 50% बताई थी एग्जांपल पहले। आपने यहां से यहां तक जाना है, ये है ऑडिट का पहाड़। 4 महीनों में आप कैलकुलेशन पता क्या करते हैं? यहां से यहां तक 2 महीने और यहां से यहां तक 2 महीने, 2 महीने इधर 2 महीने इधर, ऐसे ही करते हैं ना। आप गिन रहे होते हैं सफ़े, आप गिन रहे होते हैं चैप्टर्स, ठीक है। जबकि टीचर इसके साथ साथ उसका डिफिकल्टी लेवल, उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसकी एग्जाम इंपोर्टेंस को भी देख रहा होता है। यहां से यहां तक पहुंचने में 2.5 महीने इतना भी 3 महीने तकरीबन रफली, कंसेप्ट समझाना ना, कोई भी फिगर यूज कर सकते हैं। और यहां से यहां तक 1.5 महीना। तो आप ये कहेंगे भाई चढ़े तो सर ऊपर ऐसा ऐसा थे, अब ये जब जंप लगा के तेज भाग के दौड़ शुरू कर ऐसे, अब यहाँ पे भागम भाग शुरू कर दिया। भाई रेशो गलत होगी, कंसेप्ट ठीक है। कंसेप्ट एक गोरे की किताब में पढ़ा तो उसने बड़ा सा जुमला ज़हन में बैठ गया। उसने कहा हम जो नंबर यूज करेंगे ना, नंबर वो स्मॉल है, लेकिन जो कंसेप्ट है छुपा हुआ इनमें वो लार्ज है। नंबर्स के ऊपर कभी गौर नहीं करना होता, कंसेप्ट के ऊपर गौर करना होता है। काउंटिंग पढ़ते ना, काउंटिंग उसमें आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन जो दिया जाता है उसमें क्या सिखाया जाता है? क्या बैलेंस शीट बनानी सिखाई जाती है? उसमें से आपको सिखाया जाता है कि जो नीचे एडजस्टमेंट है, कंसेप्ट है, उनको कैसे डील करना है। तो उसमें असल जो सीखने वाली चीज बैलेंस शीट टैली करना है हम नहीं होता, अहम है ये कि ये एडजस्टमेंट आ गई तो इसको हमने डील कैसे करना है, ये अहम होता है। लेकिन आपने क्वेश्चन सारा कर लिया, कंसेप्ट ही बिल्ड नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल चले हैं छोड़े, नहीं अब देखा, अब ना अगर आप मुझे इस साइड पे लेके जाते तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ा देता आप, लेकिन अभी भी मैंने असेसमेंट करके एग्जाम्पल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक कौन सा? डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल रूल, समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग। वो कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर करनी है, इससे एग्री करते हैं। कैसे प्रिपेयर करनी है ये अब आपको सिखाएंगे। ये चैप्टर क्या सिखाएगा आपको कि डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, कहता है डॉक्यूमेंटेशन होते क्या? डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। जो प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने, उससे जो एविडेंस मिला, जो कंक्लूजन, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। इन शॉर्ट ऑडिटर ऑडिट के दौरान में एक लाइन भी ऐसे लगाता है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन है। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लियर हुई? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर पर, 3 चीजें हैं, प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन है? हालांकि ये क्लाइंट से रिलेट कर रही है,
हालांकि क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके हम इसको बनाते हैं, लेकिन इसका ओनर क्या है? ओनर कौन? ऑडिटर। क्लाइंट अगर हमसे ज़बरदस्ती ये डॉक्यूमेंट लेना चाहे तो, हमारे ऊपर केस करके डॉक्यूमेंट लेना चाहे तो नहीं ले सकता। हाँ, अगर हमसे रिक्वेस्ट करे और हमारी मर्जी हो तो हम उसको डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो क्लाइंट की बजाय कोई थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट करे तो फिर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकते जब तक के क्लाइंट की इजाजत भी ना हो। क्लाइंट की इजाजत, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ओनरशिप हमारी है, लॉ ने कहा डॉक्यूमेंट्स के ओनर, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी है क्या? इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। समटाइम ऐसा होता है ऑडिट हो रहा होता है और जो क्लाइंट की इनकम स्टेटमेंट ना उसका सफा स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाता है कभी कभार, और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई ही नहीं, इन्वेस्टर को पता चल जाता है ये प्रॉफिट है, शेयर प्राइस बढ़ जाती है। इसको इस चीज़ के ऊपर बड़ा सीवियर एक्शन लिया जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल पता चल जाए जिसने टीम मेंबर था जिसने ये डॉक्यूमेंट लीक किया, उसका कैरियर फारग फिर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्री करते हैं ना। रिटेंशन, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है कि बस इस साल डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उसको फाड़ के फेंक दे, जला दे, नहीं करना। ये रिटेन करना है कब तक? ये वैसे डिपेंड करता है फर्म के अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे। कुछ फर्म 10 साल रख सकते, कुछ 8 साल, कुछ 7 साल, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड कितने कहता है? वैसे फर्म के अगर फर्म ज्यादा रखना चाहे ज्यादा भी कर सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने कब तक? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट रटा लगाना है, बेफिक्र हो जाए। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट तक कंसेप्ट है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कब तक संभाल के रखनी है? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इतना कंसेप्ट समझ आ गया? आगे याद कर लेना है। और ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिट का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। और जो आपको पता है वो हमेशा बाद में ही होता है। तो विच एवर, ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं इसमें क्या नई चीज थी? ग्रुप और वो पहले क्या हटा लगाना है आपने एक लफ्ज। पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? कुछ पर्पस है प्राइमरी, कुछ है एडिशनल, ठीक है? कुछ है प्राइमरी। जैसे आपका प्राइमरी पर्पस कॉलेज में आने का है पढ़ना, कंसेप्ट सीखना, लेकिन उसके साथ साथ कोई एडिशनल पर्पस भी। आप सो भी लेते हैं इधर आगे? नहीं, गर्मियों में स्टूडेंट आधा घंटा पहले आ जाते थे। मैं कहा आप तो सर्दियों में लेट आते थे। कहते हैं सर एसी चले होते हैं, नींद बड़ी अच्छी आती है। शाबाश। तो एडिशनल, तो एक होता है प्राइमरी पर्पस, एक होता है एडिशनल पर्पस। प्राइमरी पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? हमारे पास ये सबूत है इस चीज का कि हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है। आईएसएस ने जितने प्रोसीजर कहे हमने परफॉर्म। कल को आईकैप कहेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, हाँ भाई क्या सबूत है? हम कहेंगे कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखे हुए हैं। और ओपिनियन क्या दिया इसका भी सबूत। क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया था? तो ये हमारा बेसिक पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का, ताकि हमारे पास इस चीज का सबूत हो कि हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, प्रोसीजर परफॉर्म किया जो उन्होंने रिक्वायर्ड कहा था, और हमने जो ओपिनियन दिया वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ना 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 ना, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थी इसलिए अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया। ये पर्पस है। कल को हमारे खिलाफ केस हो जाए ना तो उस वक्त काम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इनको संभाल के रखने का बेसिक पर्पस यही होता है। लेकिन प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा पर्पस पता है क्या होता है? अगले साल जाके काम आएगा अगली टीम के लिए कि उन्होंने पिछले साल क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। सबसे बड़ी गलती जो प्रैक्टिस में होती है वो ये कि अगले साल जो जब टीम ऑडिट करने के लिए जाते कहते बाकी चीजें छोड़ो, पिछले साल की ऑडिट फाइल साथ जरूर लेके जाना। क्यों? ताकि पता चल जाए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने। हालांकि ये अप्रोच गलत है। कैसे गलत है? पिछले साल के प्रोसीजर पिछले साल के रिस्क असेसमेंट पे बेस कर रहे थे,
इस साल के प्रोसीजर इस साल की रिस्क असेसमेंट पे बेस करने चाहिए। आप गाइडलाइन के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे तो उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको बेंचमार्क बना लेते हैं कि बस जो प्रोसीजर पिछले साल वही इस साल, मक्खी पे मक्खी मार। वो इसी वजह से ये मुहावरा याद हुआ है, आइटर की इसी अप्रोच की वजह से। टीम को असिस्ट करता है प्लान एंड परफॉर्म करने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको फॉलो करना है इन डॉक्यूमेंट्स को। इसका ये भी फायदा तो है ना, रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे तो सीनियर को भी असिस्ट करता है। कैसे? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में। रिव्यू करना आसान हो जाता है। अब आप एक है केस स्टडी, आप ये भाईजान ज़बानी कलामी करके आते हैं, नहीं ये रिटन फॉर्म में करके आते हैं। अब मुझे बताइए मेरे लिए किसकी केस स्टडी को रिव्यू करना, सुपरवाइज करना आसान है? रिटन फॉर्म में। ज़बानी कलामी तो यही कहेगा कोई मसला नहीं है। जो केस स्टडी ज़बानी कलामी करता है ना उसको कभी कोई मसला नहीं होता, पक्की बात है, लिखी बड़ी बात है। जो रिटन फॉर्म में करेगा मसला आएगा तो उसी को आएगा। वो एक लफ्ज़ से कहानी बदल रही होती है केस स्टडी में, जब आप लिख रहे होते हैं पता चलता है। बहरहाल चले, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आसानी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? चले जी, जिस चीज को होती है आसानी वो लिख ले। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हर सफ़े के ऊपर ना, हर सफ़े के ऊपर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। हर वर्किंग पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मोबाइल एक ही है, कभी ये देख रहा होता है कभी ये देख रहा होता है, ये चक्कर क्या है? मुझे मोबाइल देखने में मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दो कभी इसके हाथ में कभी ये चक्कर क्या है? हाँ। ग्रुप ऑडिट लगता है मुझे तो सिग्निफिकेंट। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि हर वर्किंग पेपर के ऊपर लिखा होता है कि किसने ये वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया, ताकि कल कलाक उस वर्किंग पेपर में कोई डेफिशिएंसी नजर आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये है अकाउंटेबिलिटी, कि जो बंदा भी वर्किंग पेपर प्रिपेयर करेगा उसके ऊपर अपने इनिशियल लिखेगा, इनिशियल, ताकि पता चल जाए कि ये वर्किंग पेपर किसने प्रिपेयर किया है। और कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस मतलब क्या? इस साल का वर्किंग पेपर अगले साल भी काम आएगा, ये देखने के लिए कि पिछले साल क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुए थे। ये है कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ये समझ आ गया? ये थे पर्पस। इसके बाद कंसेप्ट क्या है? अब मुझे बताइए इसमें क्या चीज आपके लिए नई या मुश्किल थी? फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल सूरत कैसी होगी? डब्बे वाला वर्किंग पेपर होगा कि 4 लाइनों वाला होता था? छोटे छोटे होते हैं वो। डब्बों वाली कापी देखी हुई है? मैथ की होती थी, और एक होती थी 4 लाइनों, एक होती इंग्लिश वाली, एक होती थी खुली लाइनों वाली उर्दू वाली, और एक होती थी कोई लाइन होती नहीं थी, ड्राइंग्स वाली। तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है, हम जो वर्किंग पेपर बनाएंगे वो कौन सा होगा? वो डब्बों वाला होगा, यानी अब देखें उसी का एडवांस वर्जन है। वो डब्बों वाला होगा कि यानी एक्सेल पे वर्किंग पेपर बनाएंगे, या कि वो इंग्लिश खुले वर्ड पे, या कि वो ड्राइंग वाला पेपर होगा पावर पॉइंट पे। वर्किंग पेपर किस, ये है फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब। ठीक है, वो कहता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो काफी इस्तेमाल करें, एक्सेल यूज करेंगे। अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं, डायग्राम, तो पावर पॉइंट। और अगर कंफर्मेशन लेटर बना रहे हैं तो डिपेंड करता है ना कि कौन सा एरिया है, प्रोसीजर की नेचर क्या वगैरह। यही कंसेप्ट समझा रहा है कि फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गए। कहता है एक मैं आपको बताने लगा हूं असूल और एक कुछ फैक्टर्स। एक असूल, एक कुछ फैक्टर। जैसे ये भाई मुझे कहे सर मैंने पेपर, जो ऑडिट का पेपर आएगा वो कैसा होगा, उसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा कि नहीं, कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी, उसमें ड्राइंग इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उसमें हमने इंग्लिश लिखनी है पैराग्राफ फॉर्म में कि बुलेट फॉर्म में। तो मैं इनको बताऊंगा ये तो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे क्वेश्चन की नेचर क्या है उसको। लेकिन एक रूल है और कुछ फैक्टर्स हैं। रूल क्या है
कि रूल वो जो हर केस में अप्लाई होगा, क्या पेपर ऐसे करना है एग्जामिनर को समझ आ जाए, पेपर ऐसे करना है अंग्रेजी में, ठीक है, समझ आ जाए, वो हिंदी में या चाइनीज में नहीं करना। वो अपनी तरफ से इंग्लिश लिख रहे होते हैं, वो हिंदी या चाइनी होती। पेपर ऐसा करना है कि उधर जो एग्जामिनर बैठा हुआ है जो आपका पेपर चेक करेगा उसको समझ आ जाए आपने क्या लिखा है, कौन सी टर्म्स यूज की हैं। लेकिन शर्त यह है एग्जामिनर कौन सा होना चाहिए, वो हमारे ही प्रोफेशन का एक्सपीरियंस एग्जामिनर, वो कोई केमिस्ट्री का एग्जामिनर नहीं होना चाहिए, उसको तो नहीं समझ आएगी ना। यही कह रहा है एक हमारी कंसेप्ट क्या है, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए। एक है रूल के उसे कहते हैं एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर, यानी हमारी ही प्रोफेशन का बंदा जिसको सीए किए हुए 4-5 साल हो गए हैं, जिसने 2-3 ऑडिट किए हुए जिंदगी में, वो हमारे वर्किंग पेपर को पढ़े और उससे खुद से समझ आ जाए क्या हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म की है, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और कई अगर सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए ड्यूरिंग ऑडिट वो भी उसे पता चल जाए। ये रूल असल में पता है किस लिए ईजाद हुआ है, इसकी आपको रीजन बताता हूं। हम 3-4 आर्टिकल जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपके आर्टिकल्स अगर आप पहला दिन भी हो ना ऑडिट पे तो आपके 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं, और अगर आप आखिरी साल में हैं तो 1 साल के बाद आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाने हैं। आर्टिकल्स खत्म होने के बाद कोई भी फर्म की तरफ मुंह भी नहीं करते हम लोग। सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं आर्टिकल्स खत्म होने के बाद, अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, कोई कॉल ना कर ले। अब मुझे ये क्यों, वो मसले मसाइल पूछेंगे ना कि भाई अगले साल वाला जब सीनियर आएगा तो आपको फोन करके बार बार पूछ रहा होगा, यार ये वाली इंफॉर्मेशन किस बंदे ने दी थी, ये तुमने चीज किसके साथ रिकनसाइल की, टैली कहाँ से की। तो हम चाहते हैं हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मुझे बताइए फर्म में आपके साथ जो कुछ होगा, जब आपके आर्टिकल्स पूरे होंगे, एक एक दिन गिन के गुजारते हैं, तो दोबारा फर्म में जाएंगे फ्री काम करने के लिए। तो इसीलिए उसने कहा, उसको पता था ये डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाले को कि आप दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उसने कहा डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसी बननी चाहिए कि कल कला को आपको बुलाने की, फोन करने की जरूरत ही पेश ना आए। जो बंदा भी आपके वर्किंग पेपर देखे उसे पूछने की बजाय खुद से पता चल जाए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक, अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेना तो वर्किंग पेपर देख के किसी को आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस में हम इस रूल को आसान अल्फाज, आपने तो हर किताब में लिखा है, इसको ऐसे ही छापना है ना, एक लफ्ज में समझ देते थे कि वर्किंग पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अब देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में एक कंसेप्ट आ जाता है कि जो भी देखे उसको पता चल जाए क्या क्या। लेकिन ये तो हो गया ना रूल। अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जैसे साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, रिस्क, कि अगर रिस्क ज्यादा है आपके वर्किंग पेपर ज्यादा होंगे, क्लाइंट बड़ा है कम्प्लेक्स है वर्किंग पेपर ज्यादा होंगे। मेथडोलॉजी एंड टूल यूज, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो वर्किंग पेपर दूसरे होंगे, दूसरे, ठीक है, मैथ वाले होंगे। इसमें असल में ना फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। एक्सटेंट का मतलब कम के ज्यादा, कंटेंट का मतलब उसमें इंफॉर्मेशन क्या यूज करनी है, और फॉर्म का मतलब वो एक्सेल वाले हैं, वर्ड वाले हैं, पावर पॉइंट वाले हैं। तो ये कौन से फैक्टर रिस्क को सामने रख के डिसाइड करेंगे, साइज एंड मेथडोलॉजी एंड टूल्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड। ये 3 लफ्ज बार बार आएंगे, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स बताइए, ये फैक्टर बता देंगे। एक स्टूडेंट आके कहने लगा सर आपने 1 2 3 4 5 6 7 अगर इनको लदा गिन ले 7 फैक्टर बता, इनमें से कौन सा फैक्टर फॉर्म को इफेक्ट करेगा, कौन सा कंटेंट को, कौन सा एक्सटेंट को। भाई ये पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा एक लफ्ज है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, और ये सारे इकट्ठे। लेकिन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन को जनरल रखे कि क्या रूल्स हैं रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो हम प्रिंसिपल भी और फैक्टर्स भी बेहतर लिखते हैं। बेहतर इंफॉर्मेशन ऑन एवरी वर्किंग पेपर, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हर वर्किंग पेपर पे मेंशन होगी। फर्म का नाम, पेज नंबर, रेफरेंस भी इसे कहते हैं, रेफरेंस नंबर, शाबाश, और क्या, क्लाइंट का नाम,
पीरियड अंडर ऑडिट, जिसका ऑडिट कर रहे हैं, किसने प्रिपेयर किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया, ये भी लिखा होता है। किसने प्रिपेयर किया वर्किंग पेपर, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब। क्या हर वर्किंग पेपर रिव्यू होता है? यस, हर वर्किंग पेपर रिव्यू होता है। प्रोसीजर परफॉर्म जो किए वो भी लिखे होंगे, जो पेज नंबर भी लिखा होगा, जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया वो भी लिखा होगा। भैया आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए लिखे होंगे ना, वो प्रोसीजर जिन आइटम्स पे परफॉर्म किए वो कैसे सेलेक्ट किया था, रैंडम सेलेक्ट किया, सिस्टमैटिक, वो लिखेंगे। और खास तौर पे कंक्लूजन जरूर लिखेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री है या इसमें कोई मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन है। और फिर सिंबल्स यूज हमारे में बात का सिंबल यूज करते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, ये मैं टिक लगा रहा, पूरे सेशन में मेरी आदत रही, ये टिक कुछ कंसेप्ट का टिक लगाता जाता हूँ। इस टिक का मतलब टिक्कू ऑडिट नहीं है, टिक्कू ऑडिट इसको नहीं कहते। ये मैंने मार्क या सिंबल लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोला कि ये हो गया। एग्जैक्टली ठीक है, इसको हमने कवर। इसी तरह प्रैक्टिस में डिफरेंट सिंबल, कभी ये सिंबल यूज किया जाता है, कभी इस तरह, कभी ये सिंबल, डिफरेंट सिंबल, ठीक है। हाँ, वो डिपेंड करता है आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ये सिंबल यूज किए हैं तो नीचे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि सिंबल किस चीज को शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब बताइए, कोई मुश्किल चीज थी? कोई मुश्किल चीज? अब आगे एक कंसेप्ट है छोटा सा। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल बता सकते हैं क्या क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल क्या क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से? ऑडिट प्लान, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल है, सारी एग्जांपल है। अच्छा, लेकिन एक कंसेप्ट आपको और बता दूं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती हैं जो हमारे सिर्फ इस साल के लिए रेलिवेंट है, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेकिन उन्हें कहते हैं करंट फाइल। उन्हें क्या कहते हैं? करंट। दो टर्म है, एक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एक है ऑडिट फाइल, दोनों में फर्क है। ऑडिट फाइल का मतलब वो फाइल, जैसे ये भाई बैग दिखा, ये बैग है, इसके अंदर इनकी बुक्स हैं। ये जो बुक्स है ना, वो इनके है वर्किंग पेपर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो बैग है जिसके अंदर वर्किंग पेपर मौजूद है, ये ऑडिट फाइल है। ये ऑडिट फाइल दो तरह की होती हैं। ऑडिट फाइल दो तरह की होती है, तेजाब से, अब तो तेजाब से दो तरह की ऑडिट फाइल होती है, एक करंट फाइल और एक परमानेंट। करंट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इस साल के लिए रेलिवेंट है, और परमानेंट फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इस साल, जैसे अगर लॉन्ग टर्म लोन है, वो डॉक्यूमेंट किस में आएगी? परमानेंट फाइल में। लेकिन जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, जो बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि अगले साल बैलेंस चेंज होगा, नई बीआरएस बनेगी। अब वो कंसेप्ट जो आई कैप ने सबसे ज्यादा पूछा हुआ, भाई ने इतनी मेहनत से लिखा है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि पढ़ाएं? कितनों का ख्याल है कि ना पढ़ाएं? पढ़ाए वाला कंसेप्ट ये है कि आप थ्रू आउट द सेशन अपने नोट्स बनाते हैं। कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम होने के बाद नोट्स बनाते हैं आप। एग्जाम होने के बाद तो आप सिर्फ उनको संभाल के रखेंगे, नए नोट्स तो नहीं बनाएंगे ना। संभाल के क्यों रखेंगे आपको पता है? नए नोट्स तो नहीं ना बनाएंगे, नहीं। बिल्कुल है। उसी तरह हम जब तक ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करता रहता है। कब तक? ऑडिट रिपोर्ट ना। ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या कोई ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है? नहीं करता। और यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन शुरू होता है।
कि बताइए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होगा। हेडिंग देखिए, चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, यानी वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो हम कहानी शुरू करते हैं सिंपल रूल से। हम कहते हैं नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं किया जाता। नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं किया जाता, लेकिन दो सिचुएशन में किया जा सकता है। पहला जब चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो, और दूसरा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो। जब चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो या जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज किसे कहते हैं? जैसे आप पेपर देके आए, आप IAS 16 का क्वेश्चन कोई नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके रजिस्टर हैं, जो आपकी बुक्स है, जो आपके नोट्स पर हैं, उन्हें संभाल के सीधा बदला करके नंबरिंग करके उनका बंडल बना के साइड पे रख देंगे ना। इसी तरह की चेंजेस को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है? जिसमें नो न्यू प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड, नो न्यू कंक्लूजन आर ड्रॉन। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में और एक्सेप्शनल नेचर सर्कमस्टेंसेस में यही फर्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को हम सीधा बदला करते हैं बस, और नए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, जबकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में नए प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। अब याद आ गया आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या होती है, हैं? जिसके बाद आपको नए प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन छोड़े इसको, अभी उस तरफ नहीं जा रहे, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की दोनों में फर्क समझ आ गया ना। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एग्जांपल्स क्या है? पहला, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस। सस्पेंडेड मतलब सुपरसीडेड कर ले, कैंसल्ड पेजेस कर ले, यानी ऐसे पेजेस जो आप कैंसिल कर चुके हैं। याद रखें, डिलीट कर रहे हैं कौन से पेजेस? जो आप कैंसिल कर चुके हैं, सुपरसीड कर चुके हैं, वो वाले पेज। जो रिपोर्ट का हिस्सा है वो नहीं, वो अगर डिलीट करेंगे तो आप इसकी वायलेशन कर रहे होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, डिलीट कौन से पेजेस करने हैं ना, सारे वर्किंग पेपर डिलीट करना नहीं। सॉर्टिंग और क्रॉस रेफरेंस, तरतीब लगाना, प्रोसीजर परफॉर्म किए उनके ऊपर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, रेफरेंसिंग नहीं की हुई, वो कर देना। बताया इसमें कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? इसमें नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, हर पेज के ऊपर ना साइन या इनिशियल किए जाते हैं। अगर आप इनिशियल करना भूल गए हैं, वो कर सकते हैं, साइन ऑफ इसे कहते हैं। साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, एक और भी चेकलिस्ट होती है उसको साइन ऑफ, लेकिन कंसेप्ट इसमें समझ आ जाएगा आपको। इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स बने हैं, आप उनमें से किसी के ऊपर साइन करना भूल गए तो साइन कर सकते हैं। लास्ट, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, पार्टी ने जवाब ही नहीं दिया। हमने कहा भाईजान जवाब क्यों नहीं दिया? उनका सर भेजा था, गुम हो गया, आप तक नहीं पहुंचा। हमने कहा रिपोर्ट हमने सुबह साइन करनी है। उसने कहा सर मैं अभी कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देता हूँ। हमने कहा भाई अभी सेंड करोगे या 2 दिन बाद मिलेगा, रिपोर्ट के बाद, जबकि हमें पहले एविडेंस हासिल करना जरूरी है। चलो ऐसा करो, भेज तो दो, लेकिन पहले ज़बानी कलामी बता दो बैलेंस एग्री करता है ना। कस्टमर ने कहा सर बैलेंस एग्री करता है। हमने कहा चलो भेज दो, कंफर्मेशन भी। एविडेंस क्या हमने ऑब्टेन कर लिया रिपोर्ट से पहले, अगले दिन सुबह तक कंफर्मेशन लेटर हमारे पास आई नहीं, लेकिन रिपोर्ट को साइन कर दिया। क्या सही किया? सही, एविडेंस मिल गया, एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है, लेकिन अभी हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, अभी वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं है। तो याद रखें, अब 2 दिन के बाद जब वो हमारे पास आया कंफर्मेशन, क्या हम उसे अपनी डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बना सकते हैं? लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाएंगे, वो तो ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो रहा होगा, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर। लेकिन और ध्यान में रखिएगा मेन चीज, इसमें एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। ये नहीं कोई बाद में नया प्रोसीजर परफॉर्म करके उसका डॉक्यूमेंट ऐड कर दे, वो ये इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करना शामिल है? जिसका एविडेंस आप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। ये नहीं, ओरल एविडेंस, एविडेंस लेस रिलायबल है लेकिन एविडेंस है, ये मैंने बताया हुआ आपको। लेस रिलायबल है लेकिन एविडेंस है, एविडेंस है। तो ये अगर आपसे पूछे बताओ कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस हैं जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद भी की जा सकती है, बता देंगे?
ये चेंजेस कब तक की जा सकती हैं? जब तक मर्जी कर लें। लेकिन एक टर्म होती है फाइल असेंबली पीरियड। असल में ये जो चेंजेस है ना, ये स्टैंडर्ड को पता है कि दुनिया का हर ऑडिटर ये चेंजेस करता है, क्योंकि आखिरी दिनों में ना भागदौड़ बहुत हो रही होती है और हर ऑडिटर की कोशिश होती है बस एविडेंस पूरा हो जाए, तरतीब लगती है लगे, नहीं लगती ना लगे। किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन हुए हैं, ठीक है, नहीं हुए कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। आखिरी दिन में भी जब आप इमेजिन करें, जब सुबह पेपर है, रात को तैयारी कर रहे होते हैं, आप कंसल्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड, क्या आप अपनी किताबों को उसी तरह तरतीब से रखते हैं जिस तरह नॉर्मल पेपर? नहीं, वो तो भागम भाग बड़ी हो। उससे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ऑडिट ऑफिस में होती है जब सुबह रिपोर्ट साइन होनी होती है। तो उस वक्त ये होता है कि सारी चीजें बस इकट्ठी करके रख दे, तरतीब शर्तीब बाद में लगा लेंगे। तो स्टैंडर्ड को भी इस चीज का पता है, इसीलिए वो ये काम करने के लिए 60 दिन दिए मैं उसने, कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर लेना उसके बाद आपके पास 60 डेज हैं। आप चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं, ओन पॉलिसी भी है, लेकिन स्टैंडर्ड ने कितने दिन दिए? 60 दिन में आप क्या करें? फाइल असेंबलिंग कर लें। फाइल असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? ये इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करना चाहे तो कर लें। अगर तो आप ये चेंजेस करते हैं ना फाइल असेंबली पीरियड के दौरान, यानी 60 दिन के दौरान, स्टैंडर्ड कहता है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्ज कीजिए 60 दिन गुजर के बाद में आपको याद आया चेंजेस करनी थी, अब कर सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, अब भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। क्या? अब आपने ये डॉक्यूमेंट करना है, रीजन क्यों डिले हुआ, क्यों चेंज कर रहे हैं, अब क्यों चेंज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया, रीजन ऑफ चेंज, किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया, ये तो आपको पता है ना, ये तो हर वर्किंग पेपर पे लिखते ही लिखते हैं। किसने चेंज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की, कब की, किसने रिव्यू की, कब की। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है क्या, नहीं शुरू तो, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जा सकता है। दो सेशन में किया, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस क्या है? डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, तरतीब लगाना, साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, पेपर के ऊपर साइन करना, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन। ये एग्जांपल्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस हैं। क्या ये कर सकते हैं? यस, ये कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी कर सकते हैं, यस, ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ने इजाजत कितनी दी? इन 60 दिनों को नाम देते हैं फाइल असेंबली पीरियड का। अगर आप फाइल असेंबली पीरियड के दरमियान चेंजेस कर लेते हैं बिल्कुल ठीक, अगर फाइल असेंबली पीरियड गुजर गया, 60 दिन गुजर गए, बाद में चेंज किया, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिशनल लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या रीजन, किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया। अब आते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आपके नहीं, किसी स्टूडेंट के केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकती है? जिसके बाद उसे दोबारा से नए प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े, आई कैप का रिजल्ट। लेकिन प्रैक्टिस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? जब स्टूडेंट फेल हो जाए, और प्रैक्टिस में कब? जब ऑडिटर फेल हो जाए, यानी रिपोर्ट गलत साबित हो जाए। वो कैसे होगी? जब रिपोर्ट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो गया, बताइए नए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि नहीं, नए कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं कि नहीं, या आपको पता चले कोई मिस स्टेटमेंट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इशू होने के बाद पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट थी, रिपोर्ट इशू होने के बाद पता चला कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, बताइए ऑडिटर चुप करके बैठ जाए कि उसे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड, बस ये कंसेप्ट बड़ा पक्का हो गया आपका। मुझे बताइए, रिपोर्ट इशू होने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए, ऑडिटर चुप करके बैठ जाए कि उसे करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, तो उसके लिए क्या वो नए प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्या करेगा ये मैं नहीं बता रहा, पहले पढ़ ले। कहां पढ़े हुए हैं?
सब्सिक्वेंट इवेंट वाले चैप्टर में। लेकिन अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं? क्यों? बिल्कुल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े। याद रखें, ऑडिट रिपोर्ट के बाद सबसे अहम कंसेप्ट बता रहा हूं। आज के पूरे लेक्चर में सबसे अहम कंसेप्ट ये था। इस कंसेप्ट में सबसे अहम चीज अब बता रहा हूं जिसकी वजह से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। एग्जाम में वो कहेगा ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, आपने फौरन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। रिक्वायरमेंट में या तो लिखा होगा बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, या लिखा होगा बताओ क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है। दोनों। अगर प्रोसीजर का पूछे तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट चैप्टर 20 का क्वेश्चन है, और अगर कहे इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, ये 21 का क्वेश्चन है। आंखें खोल के देखना है, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ तो रिक्वायरमेंट में क्या प्रोसीजर पूछ रहा है या कि डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहा है। प्रोसीजर पूछ रहा है तो कौन से प्रोसीजर बताएंगे? सब्सिक्वेंट इवेंट वाले चैप्टर के। और अगर कहता है डॉक्यूमेंटेशन तो वही क्या रीजन क्यों चेंज किया, फिर प्रोसीजर जो परफॉर्म हो, ये वही प्रोसीजर हैं जो चैप्टर 20 के हैं। और फिर दो रूटीन की बातें, क्या किसने चेंज किया, कब किया, किसने। यानी ये वाले पॉइंट्स डॉक्यूमेंट और ये वाले सेम है, सिर्फ एक चेंज है, न्यू प्रोसीजर। और सब्सिक्वेंट इवेंट के केस में नए प्रोसीजर परफॉर्म होता है। अब भागे भागे जाते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं या मैनेजमेंट एग्री करती है या नहीं करती। ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने हैं। कुछ समझ आए? चले, आज घर जाके आपने क्या करना है, आपने देखे मैंने तो हर चीज पढ़ानी थी ना, लेकिन आपने घर जाके ना पहले अहम चीज पढ़नी है। क्या भला? चेंजेस आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये पढ़ लें, इसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, ये इजी है। चेंजेस ऑडिट रिपोर्ट क्विक रिवीजन हो जाए। अच्छा, इसकी हो जाए। एक्सेप्शनल ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये बढ़ा लिया, ऑडिट फाइल, करंट फाइल और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बताए। ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या होती हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो। तो इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दो में से कोई एक होगी। या तो वो कहेगा प्रोसीजर बताओ क्या परफॉर्म करने हैं, या कहेगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। प्रोसीजर पूछे तो चैप्टर 20 का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन पूछे तो 21 का। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? रीजंस, न्यू प्रोसीजर परफॉर्म, कंक्लूजन, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच, हु चेंज व्हेन, हु रिव्यूड व्हेन। एक दफा फिर से क्विक रिवीजन हो जाए, नहीं हो जाए, सोया हुआ था, ये सोया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की एग्जांपल बता दे बस। ग्रेडियंट डिस्कार्डिंग, सॉर्टिंग, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट। एक्सेप्शनल की एग्जांपल बता दे। आखिरी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आपको ये चेंज बताए या ये वाला चेंज बताए, ये ना बताए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव है कि एक्सेप्शनल है, पहचान लेंगे? एक क्वेश्चन में उससे कहा कि डेटर बैंकरप्ट हुआ था, पहले नहीं पता चला, बाद में पता चला, पहचान लेंगे? अब मुझे तसल्ली हो गई। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।